Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our next lecture on moving charges and magnetism. Okay, अपने को काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और आज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर थियोरेटिकल वाइज अपन लोग सेकंड लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। छोटा लेक्चर होगा आज का, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और कल का जो लेक्चर होगा वो इस चैप्टर की थियोरेटिकली बात करें तो लास्ट होगा। एंड द बोर्ड वाइज लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इन दैट लेक्चर। आज नहीं करेंगे, कल। ओके, जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका होगा, जब आप देख रहे होंगे अपलोड हो चुका होगा, माइट भी पॉसिबल, नहीं देख रहे होंगे तो ओके ठीक है, आज ही देखोगे तो ठीक है। हाँ, तो उसमें आप लोग देख पाएंगे कि मूविंग चार्जेस और गैल्वेनोमीटर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, तो आज हम छोटा ही लेक्चर करेंगे। आज हम कंसेप्ट चीज़ सीखने वाले हैं थोड़ी सी। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में टॉर्क पढ़ लिया था कि जो टॉर्क पैदा होता है वो होता है एम बी के इक्वल एम वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर। यही पढ़ा था फॉर्मूला टॉर्क का किसी भी मूविंग कॉइल पे, है ना, जहाँ पे एम क्या था, आई इंटू ए इज़ द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का भी बताया था मैंने क्या बात होती है, एरिया वेक्टर की भी बताई थी कि इफ इट इज़ एल एंड दिस इज बी, ओके, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और यदि उल्टा है तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। मतलब एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा एरिया से, जो सरफेस आप देख रहे हैं उससे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। तो आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बताई थी। मतलब जो मैग्नेटिक कोई पूछने लगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एम, द एम की जो डायरेक्शन होगी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। जी हाँ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। करंट एक्चुअली में डायरेक्शन लेस होता है, हम मानते हैं डायरेक्शन है, बट करंट में हम बोलेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्शन उसकी कंसिडर नहीं करते, डायरेक्शन कंसिडर होगी केवल एरिया की। सो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एंड एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, ओके, आई इंटू ए। ओके, ये याद रखना, इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, और टॉर्क की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। ये याद रखना, मतलब फॉर्मूला चाहे कुछ भी हो, टॉर्क की यूनिट आनी चाहिए न्यूटन मीटर। जी हाँ, याद रखना आप। ओके, यहाँ पे आप ब्रेक डाउन करोगे ना एम और बी की यूनिट्स को टेस्ला वेस्ला में अच्छे से। बी की यूनिट टेस्ला है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों को, तीनों चीज़ों को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको न्यूटन मीटर आंसर मिलेगा। हाँ, मिलेगा आपको, डेफिनेटली ये मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे आज हम सीखेंगे कि एक छोटा सा डेरिवेशन जो मैंने आपको पहले भी बोला था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में कराऊंगा, उस डेरिवेशन की डिस्कशन करते हैं, क्योंकि तब तक हमने टिल नाउ हमने नहीं पढ़ा था डाइपोल मोमेंट क्या है, लेकिन अब पढ़ लिया है तो उस चीज़ को उठा के लेके आते हैं पीछे से, है ना, और यहाँ पे रखते हैं। कहते हैं हम कि ए सर्कुलर current carrying coil as a magnetic dipole। हाँ जी, इस पे आप बहुत डिस्कशन करोगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में, मैग्नेटिक डाइपोल। वाई आई एम सेइंग दिस, कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 3 या 4 लेक्चर का होगा, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा उसी में। हाँ जी, और उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, ओके, याद रखना। लेकिन बोर्ड वाइज इंपॉर्टेंट है वो चीज़, क्योंकि आप वहाँ पे मैग्नेटिज्म को फंडे को समझने वाले हो और अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने वाले हो, तो बोर्ड वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उससे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा भी, जी हाँ कराऊँगा भी। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पे मूव करते हैं। ओके, अब हम लोग यदि करंट कॉइल का ये डेरिवेशन याद हो, मैंने आपको पूरे लेक्चर में एक ही डेरिवेशन कराया था, याद हो तो बताओ।
क्या फॉर्मूला था इसका? मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फील्ड जो आई थी वो थी आपकी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3, राइट? इट वॉज वैल्यू, ये कोई इक्वल थी, ये आर, ये पॉइंट पी, दिस डिस्टेंस इज एक्स। याद आ गया वो डेरिवेशन जो कराया था मैंने यहाँ से लोग? ओके, याद आ गया? दिस वॉज एंगल थीटा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आई थी, फिर बी कॉस थीटा करा था, बी साइन थीटा करा था। याद आ गया होगा? अब तो याद आ गया होगा, इतना तो याद होगा आपको। हाँ जी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था? दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, यहाँ से हमने एक चीज़ करी, ठीक। अच्छा, यदि n नंबर्स ऑफ कॉइन है तो n लगा दिए ना। ओके, आप लगा सकते हो, वो चीज़ कुछ बड़ी बात नहीं है। हमने क्या किया, सानू की किता जी, की किता कि we divide this formula by pi and we multiply this thing with pi also. So what will I get? We get the thing like कि mu naught n this I and this is pi r square, the area of the circle, so that will equal to a upon 2 pi r square plus x square to the power 3/2. What is this thing? I into a and into the number of loops, number of circular loops, it is also be there. So this is the dipole magnetic moment. This is m, magnetic dipole moment. So pi की मल्टीप्लाई करते ही हमें कुछ अलग सी चीज़ मिल गई, हमें कुछ अलग सा फंडा मिल गया पाई की मल्टीप्लाई करते ही। हाँ जी, मिला, क्या मिला कि यहाँ पे ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ से एक चीज़ और पता चली है कि किसी भी बॉडी के पास यदि डाइपोल मोमेंट है, इफ देयर इज एन एन बॉडी, कोई भी बॉडी है उसके पास डाइपोल मोमेंट है, तो इट शुड बी अ डाइपोल। हाँ भाई, डाइपोल मोमेंट किसके पास होगा? पहली बात तो ये सोचो, डाइपोल मोमेंट किसी बाइपोल के पास तो नहीं होगा, या ट्राइपोल के पास तो नहीं होगा। किसके पास होगा? डाइपोल के पास होगा। डाइपोल का मतलब क्या है? जिसपे दो पोल्स हो, एक नॉर्थ एक साउथ। यही तो होता है ना पोल्स का मतलब, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जिसके पास नॉर्थ और साउथ पोल हो उसी के पास डाइपोल होगा, और डाइपोल के पास क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। सर्कुलर कॉइल के पास डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है, तो इसके पास डाइपोल भी होगा। हमने देखा क्या कि इसका ऊपरी जो हिस्सा है, जब इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, और जो इसका निचले वाला हिस्सा है, दोनों के नेचर अपोजिट है। हाँ जी, दोनों के अपोजिट है। ऊपर का हिस्सा यदि नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है तो ये साउथ पोल बिहेव करेगा। दैट्स व्हाई वी से कि a circular coil behaves like a dipole। ये कंसेप्ट है when there is an current flow through this। जब इससे करंट फ्लो करती है तो इससे करंट के फ्लो होने की वजह से यहाँ पे दो डाइपोल बनते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कई सारी चीज़ें अभी ये इन्वेंशन होती जा रही है धीरे धीरे। क्लियर है? समझ में आया क्या? समझ में आया? चलिए एक इम्पोर्टेंट फंडा करते हैं जिसके न्यूमेरिकल भी हमें करने होंगे आगे जाके। क्लियर है? हटा दूँ? ओके। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा गैल्वेनोमीटर के ऊपर। ओके, सो चालू हो जाते हैं भैया लास्ट डेरिवेशन दिस चैप्टर। हमने कुछ नहीं छोड़ा है, पहली बात याद रखिएगा। यप, रिमेंबर दिस थिंग कि वी डिडंट लीव एनीथिंग, एनी टॉपिक ऑन दिस चैप्टर। किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा गया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात बोल रही मैंने, ठीक है। और मैं जान चुका हूँ आपके सिलेबस में कुछ नहीं बचा है, रे ऑप्टिक्स बचा हुआ है।
तो हम फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं किससे भैया, लास्ट डेरिवेशन से, और लास्ट डेरिवेशन का नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये एक तरीके से करंट और एरिया का वो है, क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, इफ देयर इज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन यदि कोई मूव कर रहा है कहीं पे, तो देयर शुड बी अ करंट। हाँ जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूव होने के इफेक्ट को ही हम करंट बोलते हैं। यस, वी से यप, ओके, द फ्लो ऑफ चार्ज, flow rate of charge is equal to current. So if a electron is flowing, that means there will be a current. Okay, this is the function, this is the funda जिसको आप क्लियर है। ओके, यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी न्यूक्लियर के अराउंड, तो देयर शुड बी एन एरिया, वहाँ पे कोई एरिया होगा जो जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा होगा। ओके, यदि हम मान लें कि एक सर्कुलर है एरिया, पहली बात तो जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ओके, उसकी जो रेडियस है, ये रेडियस, दिस इज आर, दिस रेडियस इज आर, मास ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन इज me, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज e, ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी बाय विच इट्स रिवॉल्विंग इज न्यू। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो कंसिडरेशन में लेनी है। क्या, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और क्या लेंगे हम, E इज इक्वल टू चार्ज ऑन E इलेक्ट्रॉन। ओके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी मेरे ख्याल से है। हाँ जी, काफ़ी। तो T की वैल्यू क्या होगी यदि मैं T की वैल्यू फाइंड करने लग जाऊँ? T क्या होगा जरा सोचो। ऑब्वियसली बात है, T शुड बी इक्वल टू 1/न्यू, है ना। अच्छा, न्यू, एक और चीज़ लेना, V, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। न्यू की जरूरत नहीं थी, वैसे जरूरत नहीं थी, ठीक है। T की बात कर देते हैं, 1/न्यू को छोड़ो, गोली मारो। T की वैल्यू क्या होगी, जितना डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं एक सर्किल कंप्लीट किया उसने, है ना, तो एक सर्किल में कितनी डिस्टेंस कवर की, 2 पाई इंटू आर, आर इज द रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्किल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का जो सर्किल है उसकी रेडियस आर है। ओके, सो 2 पाई आर जो डिस्टेंस होगी, एंड वेलोसिटी इज दिस इज इक्वल टू टी। टाइम पीरियड आ गया है, क्लियर है। चलिए, ओके, करंट निकालना है जरा, करंट कितनी होगी, करंट कितनी होगी, करंट होगी चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम होगी। ओके, पुट द वैल्यू हियर, 2 पाई आर इंटू ई इंटू वी बाई 2 पाई आर, दिस इज द करंट। ये एम्पियर में आएगी, बेसिकली आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताओ। हाँ, चलिए अब डाइपोल मोमेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। डाइपोल मोमेंट, क्यों हम डाइपोल मोमेंट अब फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से रिवॉल्व कर रहा है, बहुत छोटे से पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो सर्किल है ना, वो ऐसा लगेगा कि कोई पर्टिकुलर लूप बना हुआ है, पर्टिकुलर लूप बना हुआ है, इसीलिए अपन लोग इसको एक तरीके से डाइपोल मान सकते हैं, डाइपोल मान सकते हैं। क्योंकि जो लूप था, जो वायर था, उसका लूप जो बना हुआ था, उसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, है ना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो वी कैन कंसिडर दिस
imaginary circle as the path of the electron is the circular loop in which electron is flowing, so there will be a dipole, okay. so dipole होगा तो dipole moment भी होगा, so m इज इक्वल टू होता है I इंटू ए। आई की वैल्यू अपन लोग निकाल चुके हैं, E इंटू वी बाय 2 पाई r, and the value of the area of this circle should be equal to pi r square, pi r square. So r will cancel out, pi will cancel out, so the value will come equal to E v by 2 r. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके। सो अपन लोग एक काम कर लेते हैं, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल ME से रिप्रेजेंट किया। सो अपन लोग मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ निकालना है, ओके। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे इस V और R की वैल्यू नहीं पता। सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव दिस फ्रॉम हियर, सो लेट्स मल्टीप्लाई विद दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन and also get divided। इस आवाज़ का मतलब ये होता है कि इंक ख़त्म हो गया मार्कर में, लेकिन तब भी सही दिए जा रहा है। दिस थिंग MVR मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। हाँ जी, ये एंगुलर मोमेंटम होगा। एल की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? एल की। किसकी वैल्यू है? एल की अपॉन 2 ME। this is M, okay। so now let's just think about it। M is equal to, अच्छा हम निकाल तो चुके हैं, यहाँ से अब मुझे L की वैल्यू याद करनी है, और L की वैल्यू बोहर ने बताई थी। हाँ जी, बोहर ने बताई थी, ठीक है। क्या बताई थी उसने बताई थी जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी इलेक्ट्रॉन का, वो होता है NH/2π के इक्वल, यदि याद हो आपको तो। NH/2π। यदि हम n = 1 देख लें, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, तो L की वैल्यू क्या होगी? H/2π। H/2π फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अपन लोग देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो H/2π होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट द वैल्यू देयर। मास कह रहा हूँ, मोमेंटम इक्वल टू, अच्छा ये जो मोमेंटम होगा ये मिनिमम होगा, डाइपोल मोमेंट जो होगा ये M डाइपोल मोमेंट, ये सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे n इंक्रीज होगा M भी इंक्रीज होगा। सो जस्ट पुट द वैल्यू हियर, L की वैल्यू H/2π ME, H/2π ME। 2π पाई था क्या यहाँ पे? नहीं था ना। EH/2m, EH/2m। जस्ट लुक एट दिस थिंग, दिस रिलेशन EH/2me। you know the value of charge E, 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb। you know the value of H, that is equal to 6.63 × -3 joule second। and you know the value of ME, that is equal to 9.1 × 10⁻31 kg। and you know the value of 2, एटलीस्ट 2 की वैल्यू तो याद होगी EH में, है ना, EHM में, है ना। ठीक, तो मिनिमम डाइपोल मोमेंट कितना होगा? इन सब की वैल्यू रख दो आप, इन सब की वैल्यू रख दो और आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। मुझे याद नहीं है कितनी वैल्यू आती है वो, ओके, समथिंग आएगी -24 के आसपास कुछ आती है, 10⁻⁻24 जी, अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही आएगी, कुछ 24 के आसपास, ठीक है। जो आएगी उसकी वैल्यू समथिंग 6 पॉइंट समथिंग × 10⁻⁻24, क्लियर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, मैं बता दे रहा हूँ आपको, इतनी ही आएगी। 1.6 × 6.63
इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 9 से ऊपर जाएगा, 9.1 डिवाइड हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, टेल मी समथिंग। अच्छा 2 भी है तो हाँ आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻24। इसकी वैल्यू आप उतार लेना, बुक में से कहीं से मिल जाएगी, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक बार वैल्यू बता दूंगा। ओके, तो एक फंक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू मूविंग अराउंड रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियाई इज इक्वल टू होता है EH/2me। ओके, अच्छा जो ये फंक्शन देख रहे हो ना आप, इस वैल्यू को अलग से एक नाम दे दिया गया है। हाँ, इस वैल्यू को अलग से एक नाम दे दिया गया है और इसका नाम है, हाँ, तो इस टर्म को बोलते हैं जाइरोमैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। वाई दिस वर्ड इज कम्स जायरो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट यूज़ किया, ओके। और ये कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, ओके। सो एक कांस्टेंट वैल्यू है ये m, ओके ओके। अच्छा इसमें रुको, जायरोमैग्नेटिक को इसको नहीं बोलते, सॉरी, इसको बोलते हैं L को नीचे डिवाइड कर दो यदि, ठीक है, L को यहाँ से यहाँ ले जाओ तो इस टर्म को बोलेंगे जायरोमैग्नेटिक मोमेंट, ओके, m/L को। क्लियर है? तो अब देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, एक चीज़ बच रही है और दैट इज गैल्वेनोमीटर, ओके, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर है क्या, इसकी ज़रा सुन लो थोड़ी सी, कल भी सुन लोगे आज भी सुन लो थोड़ी सी बात, कि गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है which is used to detect the current. Is there any current or not? That's why we use galvanometer. Why? Because the resistance of this galvanometer बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ओके। जनरली हम तो जो आइडियल केस लेते हैं उसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कंसीडर ही नहीं करते, बट होता तो है उसका रेजिस्टेंस लेकिन बहुत कम होता है। दैट्स वाई द गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट स्मॉल से स्मॉल करंट को भी कर सकती है, मतलब मिलीमीटर्स में भी करंट को डिटेक्ट कर सकती है गैल्वेनोमीटर डिवाइस, ठीक है। तो उसका कंसेप्ट सीखेंगे हम, उसके अंदर हो क्या रहा है, उसके अंदर यही हो रहा होगा, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, उससे कुछ कांड हो रहा होगा, वही हम सीखेंगे। उसमें एक स्प्रिंग लगेगा, स्प्रिंग का टॉर्जनल कांस्टेंट भी हम पढ़ेंगे और रीस्टोरिंग फोर्स को भी फिर से रिवाइंड करेगी जो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। सो कल मिलते हैं, और आज का वीडियो छोटा सा ही है, हाँ बिल्कुल छोटा है, कल देखते हैं पूरी वीडियो, ओके। थैंक यू एवरीवन।